Okay, should we start? Hello, should we start? Okay. Yes, sir. चलिए ठीक है. देखिए, if you can recall, the one of the two major thing which is required, absolutely required, you cannot get away with them, is the source DNA. That means the type of DNA in which is your target, which will provide you with the gene of interest, and then certain cocktail of enzymes which will be used for getting the gene of interest into the plasmid or any sorts of vector. You cannot ignore the importance of the enzymes actually in genetic engineering. The various types of enzymes used for various purposes. अब obviously एंजाइम एक टूल किट थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और आपको इसकी इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझ लीजिए कि एग्जैक्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग जेम्स वॉटसन के टाइम से ही क्यों नहीं स्टार्ट हुई, अप टू 20 इयर्स का गैप क्यों हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन थे एंजाइम्स. जब तक हमारे को पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं मिल गया तब तक एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग ढंग से स्टार्ट नहीं हुई थी. तो कहने का पर्पस यह है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड अल्टीमेटली दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट वेरियस पर्पसेस. ऑब्वियसली ओवर द पीरियड जेनेटिक इंजीनियरिंग इवॉल्व भी हुई है, और अगर वो इवॉल्व हुई है तो ऑब्वियसली डिफरेंट एंजाइम्स भी आए होंगे, और कुछ ऐसे एंजाइम्स आए होंगे विच आर बेटर इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क एफिशिएंसी, तो उन्होंने पुराने वालों को रिप्लेस भी किया होगा. तो हम आज पढ़ेंगे कि दैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट द जर्नी ऑफ आरडीटी, कुछ पुराने कुछ नए, कौन से पुराने अब यूज नहीं होते, कौन से पुराने किस काम के लिए यूज होते थे, वो सब. ठीक है, तो ऑल टुगेदर इट विल कॉन्स्टिट्यूट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंजाइम व्हिच हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट द जर्नी. इनफैक्ट एंजाइम्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग में टूल किट भी बोला जाता है. आप देखिए किसी भी मशीन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है उसके टूल किट, उसमें उसके वो सब सामान होता है जिसके थ्रू कोई भी मशीन को ठीक किया जा सकता है, किसी भी मशीन को काम में लगाया जा सकता है. ठीक है ना, तो एंजाइम्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज टूल किट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये याद रखिएगा, है ना. तो इनकी वही इंपॉर्टेंस है जो किसी भी मशीन के अंदर टूल किट की होती है. ठीक है ना, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना. ओके, चलिए अब इसको समझते हैं कि किस कैटेगरी के एंजाइम्स कैसे कैसे कहां यूज हुए हैं. तो अगर हम मोटा मोटा बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जो एंजाइम्स यूज हुए हैं उनको हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं जो भी आरडीटी के अंदर यूज हुए हैं, है ना. ये तो आपको पता ही है आरडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या फर्क है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी भी तरह का डीएनए जो है, किसी भी फॉर्म ऑफ डीएनए दूसरे डीएनए में पहुंचाने को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और जब जब वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है तो उसे आरडीटी बोल देंगे. तो इसमें बेसिकली दो तरह के एंजाइम्स यूज हुए हैं. एक कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स को बोला जाता है डीएनए मॉडिफायर, और दूसरी कैटेगरी को बोला जाता है डीएनए मैनिपुलेटर्स. बताइए क्या क्या बोलते हैं उन्हें. पहली कैटेगरी को क्या बोलेंगे, डीएनए मॉडिफायर्स, और दूसरी कैटेगरी को डीएनए मैनिपुलेटर्स. मैनिपुलेटर्स. दोनों में बेसिकली ऐसा बहुत ग्रेट डिफरेंस नहीं है, बट अगर मैं मोटा मोटा अगर हम बात करें तो जो जनरली जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, दोनों ही केसेस में यह माना जाता है कि जो डीएनए मॉडिफायर्स होते हैं वो जनरली टर्मिनल पे काम करते हैं, यानी कि दे वर्क एट टर्मिनल्स. 5 प्राइम टर्मिनल एंजाइम्स होंगे, 3 प्राइम टर्मिनल एंजाइम्स होंगे, इस तरीके से. जबकि जो डीएनए मैनिपुलेटर्स होते हैं ये माना जाता है मोटा मोटा कि ये इन बिटवीन ऑफ डीएनए काम करते हैं, यानी कि एजेस पे काम नहीं करेंगे, टर्मिनल्स पे काम नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू वर्क इन बिटवीन ऑफ डीएनए. मोटा मोटा ये डिफरेंसेस है. ठीक है, इज इट ओके, समझ में आ गई ये चीज. फाइन, ओके. डीएनए मॉडिफायर्स में जनरली हमारे पास 3 कैटेगरी के एंजाइम्स को हम यूज करते हैं. ठीक, पहला वी कॉल इट एज फॉस्फेटेजेस. सेकंड
kinases, and third, terminal transferases. ठीक है, सो फॉस्फेटेजेस, काइनेजेस एंड टर्मिनल ट्रांसफरेजेस। जबकि इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं आपके पहला पॉलीमरेजेस, दूसरा आपका लाइगेजेस, और तीसरा आपका जो आएगा वो आएंगे न्यूक्लियेजेस। इज इट ओके? तो ओवरऑल हमें ये 6 कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है इस लेक्चर में। एम आई क्लियर सो फार? बोल, है ना? तो एक एक करके सभी को पढ़ें हम। तो पहला कैटेगरी डालिए फॉस्फेटेजेस। द फर्स्ट कैटेगरी वुड बी फॉस्फेटेजेस। कोई बताएगा मुझे फॉस्फेटेजेस का क्या काम हो सकता है? Phosphate removal. They are generally used to remove the phosphate group. So they are used to remove phosphate group. ठीक है? And generally at 5 prime end. तो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का ये काम करते हैं फ्रॉम द 5 प्राइम एंड। ठीक है? ऐसा क्यों करा जाता है, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? क्यों करा जाता है? Sir, either to inhibit the working of enzyme or activate the working of enzyme or some certain bonds. मतलब can you repeat it again बेटा? सर कोई एंजाइम्स और कंपाउंड है जिसमें काइनेस की थ्रू फॉस्फेट डाल के एक्टिवेट हो जाती है। अगर ऐसा हुआ तो बाद में फॉस्फेटेज के थ्रू फॉस्फेट निकाल जाता है। तो उससे फायदा क्या होगा? Either to inhibit or activate or removal. नहीं, but why we are doing at all? रीजन क्या है? ये तो हमें समझ में आ गया कि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने के लिए यूज होता है, बट व्हाट इज द नीड ऑफ रिमूविंग फॉस्फेट ग्रुप? दिस इज माय क्वेश्चन। What you are telling me is the application. What I'm talking is reason behind doing this. Why to remove phosphate? And when you know that you have to have phosphate group in order to do work in DNA. तो आप क्यों रिमूव करना चाहते हैं? जब फिर अगर रिमूव करेंगे तो फिर दोबारा से लगाना भी पड़ेगा फॉस्फेट, तो क्यों करना चाहते हैं? Why? Anyone? Anyone guys? नो? ओके, चलिए समझिए इसको। देखिए, टिपिकल डीएनए को अगर हम देखें तो टिपिकली डीएनए के 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और उसके 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है नॉर्मली। ये आप सभी जानते हैं, किसी को कोई दिक्कत? एक केस है ऐसा जिसमें उल्टा हो जाता है, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, बट नॉर्मली जितने भी केसेस होते हैं उनमें हमेशा 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट होगा, 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल होगा। डू यू रिमेंबर दिस? ओके, सपोज करिए यू वांटेड टू क्लोन अ डीएनए। ठीक है, मैं एक टिपिकल डीएनए को बात कर रहा हूं, तो उसके लिए मैंने क्या करिए, आई हैव टेकन अ प्लाज्मिड। ठीक है, और इस प्लाज्मिड का मैंने क्या करा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करा दिया। ठीक है, एंजाइम से। तो ये क्या हो जाएगा? विल दिस बी ओपन? यस और नो? और जब ये ओपन होगा डीएनए, तो इसके 5 प्राइम पे क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। एंड 3 प्राइम पे क्या होगा? जल्दी बताइए।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसको एज इट इज तो रखना नहीं है, तो मुझे इसके अंदर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई रिक्वायर अ जीन ऑफ इंसर्ट। तो मान लीजिए ये मेरा टारगेट डीएनए है, सपोज करिए दिस इज माय टारगेट डीएनए, लेट अस से ऑफ डिफरेंट कलर। ये एक बार का समझ लीजिए, फिर आगे के लिए आपको हमेशा याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार यूज होने वाला है। तो ये टारगेट डीएनए है ना, और इस टारगेट डीएनए में मुझे इतना स्ट्रेच चाहिए जो मुझे एनील करना है या इनकॉर्पोरेट करना है। तो व्हाट आई विल डू, I will put this also for the restriction enzyme digestion, same restriction enzyme digestion जिससे मैंने उसको किया है, और उसके कारण मुझे जो मिल जाएगा अपना जीन ऑफ इंसर्ट। जीन ऑफ इंसर्ट के एक एंड पे क्या होगा? हाइड्रोक्सिल, दूसरे एंड पे क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप, isn't it? यस और नो, यही होगा। और इन दोनों को अगर इफ आई पुट विद लाइगेज, तो क्या ये रीअसेंबल नहीं हो जाएगा एंजाइम, ये डीएनए इनटू द मेन आपका प्लाज्मेट? हो जाएगा या नहीं? यही होगा या नहीं? बोलिए। और इनमें बॉन्डिंग कैसे होगी? 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड 3 प्राइम OH, 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड 3 प्राइम OH। ये मेरा एक नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना। एक जर्नल इस प्रॉब्लम, इस एक्सपेरिमेंट में एक रूटीन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जनरली, व्हेनेवर यू डाइजेस्ट द प्लाज्मिड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो चांसेस क्या होते हैं, ये अपने आप से रीअनील कर जाता है, यानी कि देयर वुड बी चांसेस कि ये फिर से सर्कुलराइज हो जाए और अपना प्लाज्मिड दोबारा से रीगेन कर ले, बिकॉज गेटिंग अ फॉस्फोएस्टर रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, बेशक उसका रेट स्लो होगा बट लाइगेज के मुकाबले, बट वो अपने आप से आप कह सकते हैं रीजॉइन कर सकती है, रीसर्कुलराइज कर जाती है। कईयों बार ऐसा देखा गया है। ये छोटा डीएनए है इसलिए ये रीसर्कुलराइज नहीं करेगा, बट ये आपस में रीसर्कुलराइज कर जाता है। तो दैट मींस व्हाट, द मोमेंट यू डाइजेस्ट द वेक्टर विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड स्विच टू डिफरेंट डीएनए फॉर वर्किंग, जीन ऑफ इंसर्ट के लिए भी तो आपको चाहिए ना कुछ टाइम उसको प्रिपेयर करने के लिए, इतनी देर में आपका जो वेक्टर है फिर से रीसर्कुलराइज कर जाता है। ये बड़ी एक प्रॉब्लम देखी गई थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद, कि the moment you put restriction digestion for a vector, it regain its original shape spontaneously, अपने आप। तो आपके साथ एक तरह से खिलौना बन जाता था, पहले आप वेक्टर को करो डाइजेस्ट, फिर उसके बाद जब तक आप उस पे पहुंचोगे आप अपने जीन ऑफ इंसर्ट पे, वो फिर से रीसर्कुलराइज कर जाएगा, फिर उसे ठीक करोगे, फिर आओगे, फिर वो, तो इस तरह से ये जो यील्ड का लॉस बहुत ज्यादा होता है इस तरीके से। तो एक ये कन्वेंशनली हम इसमें एक ऐड करते थे, वो क्या कॉन्सेप्ट, कि हम इस जो फॉस्फेट ग्रुप वाला है इसको रेदर देन डायरेक्टली गोइंग फॉर लाइगेशन, रेदर व्हाट वी डू टिल वी आर नॉट यूजिंग इट, यानी कि जब तक हमारा जो सामान है वो तैयार नहीं हो रहा तब तक हम इसको क्या कर देते थे, वी पुट इट विद एल्कलाइन फॉस्फेटेस। हम इसको किस एंजाइम के साथ ट्रीट कर देते थे? फॉस्फेटेस के साथ। और एल्कलाइन फॉस्फेटेस ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, क्यों मैं आपको बताऊंगा अभी, बट हम इसको किसके साथ ट्रीट कर देते थे पहले? फॉस्फेटेस के साथ। और फॉस्फेटेस का क्या काम था कि ये जो है जहां जहां फॉस्फेट इसको दिखता था वहां से ये फॉस्फेट हटा देते थे और दे यूज्ड टू पुट OH। तो अब आपके 3 प्राइम पे भी OH है और 5 प्राइम पे भी OH है। क्या ये सर्कुलराइज कर सकता है सेल्फ से, अपने आप से? अब मॉलिक्यूल है, बोलिए। अब दोनों तरफ OH है, तो क्या ये अपने आप से सेल्फ सर्कुलराइजेशन कर सकता है? है ना। तो नाउ दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट self circularize,
और उसकी वजह से क्या होता है कि यू गेट अ टाइम, अ विंडो, जिसके अंदर आप अपने सैंपल को प्रिपेयर कर लीजिए, और जब आपको वापस से एक्शन लेना है तो आप इस पे फॉस्फेट डाल दीजिए, इजंट इट? तो आपका काम बन गया या नहीं, बताइए, हैव यू गॉट द विंडो? तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट अवे बताइए। टेक द वेक्टर, पुट विद द रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, इमीडिएटली एड द फॉस्फेटेज, जिससे कि क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम पे क्या लगा देगा वो हाइड्रोक्सिल, इट विल रिमूव द फॉस्फेट एंड इट आल्सो remove any possibility by which vector can be recircularized till you don't want. जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं होगा, याद रखने वाली बात है। इज इट ओके? समझ में आया या नहीं? बोलो। यस सर। है ना? तो अब आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यू विल टेक द वेक्टर, put it for restriction digestion, it will open, it will be having phosphate at 5 prime, है ना, and it will be having OH at 3 prime. Now what do you do? Put the phosphatase, especially alkaline phosphatase, क्यों अभी बताते हैं। ठीक, और उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर जो है 5 प्राइम पे भी क्या लग जाएगा, OH, 3 प्राइम पे भी अब क्या लग जाएगा, OH। ठीक, एंड नाउ दिस सैंपल विल नॉट बी रियलाइन, और जब भी आप इसको आपको वापस से यूज करना है तो आप इसको वापस से इसमें डालिए काइनेज, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो काइनेज डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेज विद ATP, तो इट विल टेक द फॉस्फेट फ्रॉम ATP और 5 प्राइम पे फिर से क्या लग जाएगा, फॉस्फेट, और 3 प्राइम पे OH, और नाउ यू कैन ऐड योर जीन ऑफ इंसर्ट एंड लाइगेज, और अल्टीमेटली आपका जो सैंपल है वो आपका रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया along with your desired gene of insert. तो ये आज की रूटीन RDT हो गई थी। Am I clear? बोलिए। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने ये जो प्रोसेस किया यहां से लेके यहां तक का, याद रखिए, इट प्रोवाइडेड, ये एक्सपेरिमेंट करने से फायदा क्या हुआ, इट प्रोवाइडेड अ विंडो या वर्किंग विंडो, ठीक है ना, टाइम इतना मिल गया आपको टू प्रोसेस जीन ऑफ इंसर्ट। आपको इतना टाइम मिल जाता है कि जिससे कि आप जीन ऑफ इंसर्ट को ट्रीट कर सके, उसको तैयार कर सके, उसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करा के उसको यूज कर सके, और उस टाइम के बाद आप अपना प्रोसेस को फिर से रीगेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा फॉस्फेटेज को यूज करने का पर्पस क्या था। बोलिए, यस और नो, बताइए बाबा, है ना, समझ में आ गया या नहीं? यस सर। जब शुरुआत में हम क्या करते थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब नहीं थे तो हम डीएनए से काटते थे, है ना, तो डीएनए क्या करता है, निक डाल देता है डीएनए में, तो डीएनए को निक डाल देंगे तो भी हमें फिर वो रीअलाइन कर सकता था। तो इसलिए कई बार क्या होता था, इन चीजों से बचने के लिए, हेडेक से बचने के लिए वी यूज्ड टू डू इट। अब आज की डेट में हम इतनी स्ट्रेटेजी में नहीं जाते हैं, इनके स्पेसिफिक यूज हो चुके हैं इन चीजों के। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि अब हम डबल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, तो वो वैसे ही रीअलाइन नहीं हो सकता सैंपल। तो वो आपको तरीका एज एंड व्हेन जब आप एंट्री करेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह, तो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, विच फॉस्फेटेज, क्योंकि फॉस्फेटेज जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक विच रिक्वायर एसिड पीएच, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हाईली एसिडिक पीएच चाहिए होता है टू रिमूव, जैसे मूंग बीन में होते हैं कुछ ऐसे करके, है ना, तो इनको रिक्वायर चाहिए होता है लो पीएच। और दूसरे विच आर
रूटीनली जैसा कि मैंने बोला कि यूज होते हैं एल्कलाइन वाले। तो आप बताइए कौन से बेटर रहेंगे डीएनए के केस में और क्यों? Why you think so? बताइए। Why alkaline? Why not acid? सर अल्कलाइन में ज्यादा लूज हो जाती है, ज्यादा लूजन अप। लूजन अप हो जाता है। यू आर ट्राइंग टू से कि डीएनए ओपन हो जाता है। यस सर। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि आप देखिए किसी भी केमिकल के अंदर जब भी इफ यू पुट एनी केमिकल एट एल्कलाइन पीएच इट डेवलप व्हाट विच काइंड ऑफ अ चार्ज? बताइए। नेगेटिव। और जब उस पूरे डीएनए पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, चार्ज चार्ज रिपल्शन की वजह से एक्सटेंडेड फॉर्मेशन हो जाएगा उसका, है ना? यस और नो? और एल्कलाइन पीएच पे वो प्रोटीन से भी नहीं बाइंड करेगा, बेसिक प्रोटीन से, राइट? क्योंकि प्रोटीन्स पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए एल्कलाइन पीएच इज ऑफन प्रेफर्ड टू फॉस्फेटाइज, यूज द फॉस्फेटेज फॉर वर्किंग। एम आई क्लियर? राइट? तो अब जल्दी से बताइए कि इसके यूजेस क्या क्या होंगे आपके हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द यूजेस ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस? जल्दी से, अभी तो बताइए मैंने। इट स्टॉप्स the reading processes. सेल्फ लाइगेशन। और बताओ कि क्या हो सकता है इसके अलावा जो आज की डेट में इसका यूज रह गया है। बेसिकली आज की डेट में इसका यूज, ये चीज जो सेकंड आएगा वो रह गया बस, फॉस्फेटेजेस का। और याद रखना फॉस्फेटेजेस इज ऑलवेज वर्क इन टेंडम विद काइनेजेस। जब जब फॉस्फेटेज यूज होगा काइनेजेस इज बाउंड टू यूज। तो फॉस्फेटेज फॉस्फेट हटाता है, काइनेज फॉस्फेट लगाता है 5 प्राइम पे। एम आई क्लियर? तो ये दोनों टेंडम में चलते हैं। जब जब आप फॉस्फेटेज यूज करने वाले हो याद रखिएगा काइनेज इज बाउंड टू बी यूज्ड। चलिए बताइए जल्दी से क्या इसका यूज होगा, कुछ गैस कर सकते हैं? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं इसका यूज, जब मैं आपको अभी काइनेज पढ़ाऊंगा तब बता देंगे। इट इज रिक्वायर्ड फॉर 5 प्राइम रेडियो लेबलिंग। कैसे अभी बताएंगे, जब हम काइनेज का पढ़ाएंगे ना तब बता देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यू आर बाउंड टू यूज काइनेजेस, ठीक है? तो इसको बता देंगे। चलिए नॉर्मली जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो कौन से सोर्स से निकाले जाते हैं? तो अगर हम सोर्स के बेसिस पे बात करें तो बेसिकली 3 तरह के एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस अवेलेबल हैं मार्केट में फॉर आरडीटी पर्पसेस। फर्स्ट इज वी कॉल इट एज बैक्टीरियल एल्कलाइन फॉस्फेटेज, या फिर इसको बाप भी बोला जाता है। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, बीएपी, ठीक है? और इसके बैप का क्या प्रॉब्लम है? ये बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है और इट इज अ हाईली एक्टिव एंजाइम। बहुत एक्टिव है, छोटे से कंसंट्रेशन से ही ये आपका फॉस्फेटेज उड़ा देगा एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय। आसानी से इसको नहीं आप मार सकते। तो ये चीज अच्छी प्रॉपर्टी है या बुरी प्रॉपर्टी है आपके हिसाब से? बुरी प्रॉपर्टी है। क्यों? सर क्योंकि एक पॉइंट पे आके नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको रिमूव करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू डीएनए। सो जब आप काइनेज करने जाओगे तो आपको इस एंजाइम को मारना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो फॉस्फेट हटाता रहेगा। तो इसीलिए BAP, even though it is a very efficient enzyme, very small concentration can use to remove the phosphate, still this enzyme is not very popular among RDT experiment. Why? Because it is very difficult to destroy. Instead, we use another enzyme, which we call it another source, CAF, intestinal alkaline phosphatase, CIAP। इसकी क्या खासियत है? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बोवाइन इंटेस्टाइन, ठीक है? कहां से निकाला जाता है? बोवाइन की इंटेस्टाइन। ऑप्टिमम एंजाइम है, ठीक? एंड कैन बी डीनेचर्ड, जल्दी लिखते चले जाओ, कैन बी डीनेचर्ड
can be denatured at 75 degrees Celsius for 10-minute exposure in the presence of 5 millimolar EDTA. तो अगर इस एंजाइम को 5 मिलीमोलर EDTA की प्रेजेंस में रख दीजिए 75 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मर जाएगा 10 मिनट में. तो इज इट ओके? बोलिए. यस सर. ओके, एक और सोर्स है विच वी कॉल इट एज श्रिम्प एल्कलाइन फॉस्फेटेज. ये जो है ये कोल्ड वाटर श्रिम्प से निकाला जाता है. किससे निकाला जाता है? कोल्ड वाटर श्रिम्प से. और इसकी वजह से इट इज ओनली यूज्ड व्हेन रिएक्शन नीड टू बी रन एट लो टेम्परेचर. यानी कि जब जब हमें कोई भी रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे रन करना हो, मान लीजिए आपका जैसे पीसीआर है उसमें हाई टेम्परेचर चाहिए, ऐसे ही सेम कई बार क्या होती है कुछ रिएक्शन इनको हमें लो टेम्परेचर पे करना होता है, तो उस केस में हम स्पेशली श्रिम्प वाला यूज करेंगे. और इसीलिए इसको जैसे ही हम हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा. तो आप मुझे बताइए सबसे अच्छा कौन सा है अमंग ऑल ऑफ देम? अल्कलाइन फॉस्फेट. हाँ, श्रिम्प अल्कलाइन फॉस्फेटेज. श्रिम्प वाला क्यों अच्छा है? श्रिम्प वाला महंगा नहीं है, आपको लगता नहीं है? श्रिम्प से निकालोगे कोल्ड वाटर में, आर्कटिक रीजन के श्रिम्प से जाके निकाल के लाओगे. काफ तो कहीं कहीं मिल जाएगा है, गाय का बच्चा नहीं मिल जाएगा कहीं से भी. यस सर. तो फिर कौन सा सस्ता पड़ेगा? कौन सा ऑप्टिमम है? CIAP. तो मोस्ट कॉमनली जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो सोर्स है जो यूज होता है आरडीटी रूटीन आरडीटी एक्सपेरिमेंट वो CIAP है. चलिए नेक्स्ट एंजाइम कैटेगरी इज काइनेजेस एंड देयर जॉब इज टू पुट फॉस्फेट ग्रुप ठीक है. अब जनरली 5 प्राइम काइनेजेस भी होते हैं, 3 प्राइम काइनेजेस भी होते हैं. कुछ लोग 3 प्राइम काइनेजेस भी कहलाते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो 5 प्राइम भी होते हैं. पर दोनों का काम क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप को पुट ऑन करना बाय यूजिंग जनरली ATP. तो इनको हमें ATP अगर दे दें तो वो 5 प्राइम या फिर 3 प्राइम पे पुट ऑन कर देते हैं आपका फॉस्फेट ग्रुप. जनरली वी यूज फाइव प्राइम काइनेजेस और इसमें सबसे फेमस जो काइनेज है वो है पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज. इसको हम बोलते हैं PNK. ठीक है. तो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है काइनेज अमंग फॉर काइनेज वर्क इज PNK. PNK की क्या खासियत है? एक तो ये 5 प्राइम काइनेज है, दूसरा इट कैन यूज एनी न्यूक्लियोटाइड NTPs फॉर डिराइविंग फॉस्फेट ग्रुप. तो कुछ तो ऐसे होते हैं काइनेज जो कि सिर्फ और सिर्फ ATP यूज करते हैं, बट ये वाला जो बंदा है PNK इट कैन यूज एनी NTP टू गेट द फॉस्फेट ग्रुप. तो इसका मेजर काम क्या होगा जल्दी से बता देंगे आप मेरे को? मान लीजिए ये आपका DNA था और उस DNA पे हमने फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम से हटा दिया तो इधर रह गया OH और इधर भी रह गया OH. 3 प्राइम पे तो ऑब्वियसली OH ही है. ठीक है. तो ये क्या रखने वाला है PNK? PNK की क्या खासियत है? इसको जरूरी नहीं है कि ATP ही आप दो, कोई सा भी दे दोगे तो ये काम कर देगा. ठीक है. तो जल्दी बताओ ये क्या करने वाला है? इट इज गोइंग टू पुट फॉस्फेट ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप. वेरी गुड. तो ये फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा दोनों तरफ से और इसीलिए ये क्या प्रमोट करेगा जब जब इसका एक्शन हो जाएगा तो? रीएनीलिंग. सेल्फ लाइगेशन. ठीक है ना. तो इसका काम ये है. इज इट ओके? यहां तक क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया?
ठीक है, और नॉर्मल जो पीएनके है इट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम ई कोलाई, ठीक है, इन्फेक्टेड विद T4 बैक्टीरियोफाज, यानी कि ऐसी इकोलाई जो कि किसका होस्ट है, T4 बैक्टीरियोफाज। तो एंजाइम कौन किसका होगा ये, बेसिकली वायरस या बैक्टीरियल एंजाइम, बोलिए। और वायरस का। और एक चीज याद रखना, एज अ जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी आरडीटी के अंदर एंजाइम्स यूज होते हैं मोस्टली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वायरल सोर्सेस। वायरस के जो एंजाइम्स होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, उनकी प्रोसेसिटिविटी अच्छी होती है, उनकी फिडेलिटी अच्छी होती है। दोनों का मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। वायरस के एक जनरल परसेप्शन बना लीजिए कि सबसे अच्छे एंजाइम अगर कोई है तो वायरस के होते हैं, सेकंड नंबर पे बैक्टीरिया के एंजाइम, थर्ड नंबर पे यूकैरियोटिक एंड ऑल दोस सिस्टम। तो अगर मेरे को फर्स्ट चॉइस करनी होगी आरडीटी की तो मैं हमेशा कौन से एंजाइम लूंगा, वायरल एंजाइम्स, प्रोवाइडेड दे आर सेफ टू हैंडल, बस ये ध्यान रखना। चलिए जी, अब इसका क्या काम है, बेसिकली क्या क्या ये कर सकता है, जल्दी से बता दीजिए आप मेरे को। यूजेस। So what was the full form of NTPs? एनटीपी मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बेटा, जैसे एटीपी का एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, सीटीपी, ये सब जो है एनटीपी कहलाते हैं कलेक्टिवली। ओके Okay, sir. हाँ, तो इसका यूज जल्दी से बताइए क्या होगा। पहला यूज, इट विल प्रमोट सेल्फ लाइगेशन, सेल्फ लाइगेशन, ये तो बहुत अच्छी चीज बता रही आप। सेकंड, अभी जो बताया था मैंने, और सेल्फ लाइगेशन भी कब, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना कि पहले फॉस्फेट डालो उसके बाद आप सेल्फ लाइगेशन के लिए उसको फॉस्फेट लगाओ, ये तब तक होता रहा जब तक कि 1967 में मार्टी गैलार्ड ने लाइगेज नहीं डिस्कवर कर लिया। जब से डीएनए लाइगेज डिस्कवर हुआ है टिल डीएनए लाइगेज वाज नॉट डिस्कवर्ड। द मोमेंट इट वाज डिस्कवर्ड 1967 में, उसके बाद इस पर्पस के लिए आज की डेट में हम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज। शुरुआत की जो आरडीटी होती थी उसमें हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड काइनेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। तो मैंने आपको फिर बताया कि आज की डेट में इसका सोल यूज क्या रह गया है, एड फॉस्फेट ग्रुप, 5 प्राइम रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग। अब इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब। 5 प्राइम रेडियो लेबलिंग की जरूरत क्यों है और कैसे करते हैं वो समझा देता हूं मैं आपको। पहले तो ये समझ लीजिए कि कैसे की जाती है। तो सपोज करिए ये मेरे पास डीएनए है मेरा 5 प्राइम, मैं एक ही बनाऊंगा दूसरा नहीं बनाऊंगा। तो इसमें दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, एक तरफ फॉस्फेट है नॉर्मल फॉस्फेट और एक तरफ है मेरा OH। तो सबसे पहले तो मैं इसको किससे करूंगा ट्रीट, एल्कलाइन फॉस्फेटेज से। तो उसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, 3 प्राइम OH, 5 प्राइम OH. Now I treat this with an enzyme called PNK. But instead of normal ATP, I am going to give ATP which is having radioactive phosphate, P32 लगा हुआ है उसमें। तो अब ये क्या करने वाला है जल्दी से बताओ मुझे, PNK क्या कर देगा या 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा, बट कौन सा फॉस्फेट, रेडियोएक्टिव, रेडियो लेबल्ड, ठीक है ना। तो आपका जो 5 प्राइम एंड है वो कैसा हो गया, आपका रेडियो लेबल्ड हो गया। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, तो याद रखिएगा बेटा, ये जो ट्रीटमेंट है ये वाला टाइप का आपका 5 प्राइम रेडियो लेबल्ड डीएनए, इसके यूज होते हैं आपके ब्लॉटिंग्स में, स्पेशली सदर्न एंड नॉर्दर्न में। इसके बिना आप ब्लॉटिंग नहीं कर पाओगे। इट इज हेवीली यूज्ड इन सीक्वेंसिंग मेथड्स, डीएनए सीक्वेंसिंग के जितने भी मेथड है उन सब में यूज होता है, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो मैक्सम गिलबर्ट हो, चाहे वो पायरो सीक्वेंसिंग हो, सब में इसका यूज है। और इसका यूज कई हद तक हमारा माइक्रो अरेज में भी होता है।
ये अलग बात है कि अब आज की डेट में इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट रेडियो लेबल्ड हम इसका यूज क्या करने लगे हैं अब यहाँ पे फ्लोरोसेंट टैग्स का। तो अब भी रिएक्शन यही होगी, बट इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट P32 हमारा फॉस्फेट क्या होगा, रेडियो लेबल की बजाय फ्लोरोसेंट लेबल, रिएक्शन यही होगी। तो इज इट ओके? तो अगर चाहे आप सदरन ब्लॉट करें तब भी आपको ये इस तरह के टैग 5 प्राइम टैग की सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है। आप मैक्सम गिलबर्ट या सेंगर मेथड से सीक्वेंसिंग कराने जाओगे न्यूक्लिक एसिड तो भी जरूरत पड़ेगी, है ना। और अगर आप माइक्रो अरे करने जाओगे तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एम आई क्लियर? जब टाइम बचेगा तो मैं आपको ये मैक्सम गिलबर्ट और सेंगर मेथड करवा दूंगा ब्लॉटिंग के साथ। इज इट ओके? बोलो। तो ये समझ में आ गई 5 प्राइम रेडियो लेबलिंग? यस सर। तो आज की डेट में ब्लॉटिंग हम करते हैं या नहीं? ब्लॉटिंग करते हैं नहीं करते हैं? हाँ या ना? सर्जन करी जाती है ना आज की डेट में? सीक्वेंसिंग करी जाती है या नहीं? करी जाती। माइक्रो अरे होता है या नहीं? यस और नो? ये तीनों ही मेथड आज की डेट में भी यूज होते हैं, इसीलिए आज की डेट में क्या किसका यूज होगा? पीएनके का। इज इट ओके? समझ में आ गई ये चीज? यस और नो? यस सर। है ना। यानी कि इसका भी यूटिलिटी होगा। एक और इसका क्या यूज है आज की डेट में? तो इसका एक और यूटिलिटी है, वो क्या है? थर्ड यूटिलिटी इसकी है टू फॉस्फोराइलेट लिंकर्स एंड अडेप्टर्स। क्या है इसका यूटिलिटी? लिंकर्स और अडेप्टर का फॉस्फोराइलेशन। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय लिंकर्स एंड अडेप्टर्स, और किस लिए यूज होते हैं? बोलो, डू यू नो? पीसीआर में। पीसीआर में यूज होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा भी, बट व्हाट इज द यूटिलिटी? सर लिंक स्टिकी एंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए। नहीं, बट होते क्या है ये? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। हाँ, तो बट फ्रॉम वेयर वी गेट इट? पीसीआर में डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा, बट अभी आपको जस्ट ये समझना है कि इसका यूज क्या है। चलो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिंकर है या अडेप्टर है, दोनों दो थोड़े से कॉन्सेप्ट में डिफरेंट है, बट आपको मैं अभी पहले बता दूं कि ये दोनों है क्या। बेसिकली ये दोनों ही टाइप के जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं, ये हमेशा सिंथेटिक सीक्वेंसेस हैं। तो ये क्या है? सिंथेटिक डीएनए सीक्वेंसेस। इसका एक तो क्लियर मतलब हो गया कि ये जो है डीएनए, चाहे वो लिंकर्स हो चाहे वो अडेप्टर्स हो, दोनों के दोनों लैब में सिंथेसाइज होते हैं। इतना क्लियर हो गया? यानी ये नेचुरली नहीं होते, लैब में सिंथेसाइज कराए जाते हैं एज पर नीड। अब लिंकर का क्या खासियत है? लिंकर जो होता है वो एक डीएनए का स्ट्रेच होता है जिसके अंदर नॉन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होती हैं। ठीक, तो अगर आपको किसी भी एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन, मान लीजिए कोई डीएनए सीक्वेंस है पर उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट नहीं है, तो आप इसको लिंकर के साथ अटैच कर दीजिए, और जैसे ही आपने लिंकर को अटैच करोगे तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स आ गई या नहीं? बोलिए। yes, sir. है ना। तो ये प्री डिजाइन डीएनए होते हैं जिनके अंदर नॉन रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। तो ये तब यूज होते हैं जब आपका टारगेट डीएनए के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन साइट हो ही ना, तो तब हम इसको अटैच करा सकते हैं। डन। दूसरे होते हैं आपके एडेप्टर्स। एडेप्टर्स क्या होते हैं? एडेप्टर्स ऑलरेडी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बाद जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा स्टिकी एंड्स वाला, ये वो होते हैं। ठीक, तो यानी कहने का पर्पस है ये डाइजेस्ट करके जो बनाएगा वो ये चीज होते हैं एडेप्टर्स। तो इनको अगर हम डीएनए के साथ लगा दें, मान लीजिए इनके बीच में हमने डीएनए लगा दिया, अपना टारगेट डीएनए, तो भी तो मेरा दोनों तरफ स्टिकी एंड हो गया, तो इसका मतलब चिपका सकता हूं या नहीं? बोलिए। यस और नो? yes, sir. है ना। तो लिंकर जो होता है वो एक लंबा स्ट्रेच होता है जिसको कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हमें कराना पड़ेगा। एडेप्टर्स ऑलरेडी क्या होते हैं? डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टिकी एंड्स एट द टारगेट डीएनए। अगर डीएनए में आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट नहीं है, सपोज करो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स है बट वो बीच में है बिल्कुल डीएनए के, तो अगर आप उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मान लीजिए यूज करेंगे टारगेट डीएनए में, तो वो तो खराब कर देगा आपका टारगेट डीएनए को, इजंट इट?
मान लीजिए डीएनए है और इसमें एक रेस्ट्रिक्शन साइट है बट वो बीच में है, तो आप जैसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे तो ये तोड़ देगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपकी डीएनए को, यस और नो? तो क्या आप यूज करोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे केसेस में? बोलिए। मैं क्या करूं, मैं यहां पर अगर दोनों तरफ एडेप्टर लगा देता हूं तो भी तो मेरा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद जो बनना था वही बन गया, इजंट इट? यस और नो? यस सर। है ना? तो आइडिया यही है कि ये एडेप्टर्स हैं या लिंकर्स हों, इनका काम ये है कि जब भी आपके टारगेट डीएनए के अंदर या तो रेस्ट्रिक्शन साइट हो ना, और या फिर ऐसी जगह पे हो जहां से कि यूज करने पे आपका डीएनए, टारगेट डीएनए खराब हो जाए, तो ऐसे केसेस में लिंकर और एडेप्टर्स का यूज किया जाता है। अब आप कहोगे लिंकर्स का और एडेप्टर्स का, तो ये आपकी चॉइस पे होता है कि आप लिंकर यूज करना चाहते हैं या एडेप्टर यूज करना चाहते हैं, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या है इन सिंथेटिक डीएनए की, कि ये चूंकि लैब में बनाए जाते हैं, और लैब में अगर बनाने के बाद मैंने इन पे फॉस्फेट लगा दिया, तो क्या ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपक जाएंगे? बताइए। एक तरफ फॉस्फेट, एक तरफ OH, एक तरफ फॉस्फेट, तो ऐसे बहुत सारे लिंकर एक दूसरे से चिपक के चले जाएंगे, यस और नो? यस सर। है ना? तो इसीलिए जनरली क्या होता है कि ये जो सिंथेटिक डीएनए सीक्वेंस जो भी बनाए जाते हैं, दे आर नेवर phosphorylated till use, यानी कि उनको जब भी बेचा जाता है तो वो नॉन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होते हैं, OH वाली फॉर्म में होते हैं। तो जब भी आपको उसको यूज करना है तो आपको उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? बताइए क्या करना पड़ेगा? फॉस्फोराइलेट करना पड़ेगा बिफोर यूज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे तीनों यूजेस। बोलिए। Yes, sir. ओके। तीसरा जो एंजाइम है दैट इज टर्मिनल ट्रांसफरेज। इसमें एक और बात लिख लीजिए, आपके पीएनके के बारे में एक लाइन लिख लीजिए कहीं पे कि पीएनके इज इनहिबिटेड, ठीक है? पीएनके इज इनहिबिटेड बाय अमोनियम phosphate and NaCl beyond certain concentration। यानी कि जनरली जब आपको पीएनके यूज करना है तो प्रेफर करिए कि आप जो भी बफर है उसमें ना तो फॉस्फेट हो, ना उसमें अमोनिया हो, ना उसमें बहुत ज्यादा NaCl हो। एम आई क्लियर गाइस? इतना समझ में आ गया या नहीं? बोलो। Yes, sir. Okay, now next enzyme would be terminal transferase। इसको मैंने आपको पढ़ाया था थोड़े दिन पहले। कहां पढ़ाया था? कुछ बच्चों ने पढ़ा है मेरे साथ, ये जिन्होंने भी अभी थोड़े दिन पहले इम्यूनो का लेक्चर लिया है VDJ रिकॉम्बिनेशन के साथ। बताया था मैंने एक एंजाइम जिसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो डीएनए पॉलीमरेज है। तो इट इज अ टेम्पलेट। ये दुनिया का अकेला ऐसा पॉलीमरेज है जिसको के आपको पहले प्रायर नॉलेज देने की जरूरत नहीं, ये अपने हिसाब से कुछ भी लगा देगा बेस पे। तो इट इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज। याद रखना, ये अकेला पॉलीमरेज है दुनिया में विच डज नॉट रिक्वायर टेम्पलेट फॉर अटैचिंग फॉस्फेट ग्रुप एट 3 प्राइम एंड। यानी कि 3 प्राइम एंड पे कुछ भी ना हो तो भी जाके ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू पुट योर डिजायर्ड सो कॉल्ड बेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है आपका, ये डीएनए है, तो इसका ये आपका 5 प्राइम फॉस्फेट है, 3 प्राइम OH है, ये आपका 5 प्राइम फॉस्फेट है। एक मिनट थोड़ा,
Should we start? Should we start? Hello? Yes, Hello? sir. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है जनरली कि अगर आपके पास सपोज करिए डीएनए है, ठीक है, तो आप जो बेस पेयर, जो भी न्यूक्लियोटाइड देंगे आप, जैसे मान लीजिए आपने दे दिया इसको जीटीपी सपोज करिए, और उसके साथ आपने डाल दिया टीटी, तो ये क्या करने वाला है, ये दोनों तरफ 3 प्राइम पे क्या ऐड कर देगा अपने आप से, जी 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 जी, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ भी क्या ऐड कर देगा, जी 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 जी, यानी कि कहने का पर्पज ये है कि जो भी इसको बेस पेयर मिलेगा, डन, जो भी इसको बेस पेयर मिलेगा उसको ये, या जो भी इसको न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मिलने वाला है उसको ये 3 प्राइम पे ऐड करता चला जाएगा, बेशक आपके पास 5 प्राइम पे उसकी नॉलेज है या नहीं है। एम आई क्लियर, समझ में आया या नहीं? बोलिए। अगर यहाँ पे आप एटीपी दे देंगे तो ये ए लगा देगा, सीटीपी दे देंगे तो सीसी लगा देगा। अगर आप मान लीजिए मिक्सचर दे देते हैं तो ये अपनी मर्जी से कभी भी कुछ लगा देगा, कभी भी कुछ लगा देगा, कभी भी कुछ लगा देगा। प्रिसाइजली दिस वाज डूइंग इन वीडीजे रिकॉम्बिनेशन के बाद, याद करिए जंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जिसमें कि वो अपने आप से कुछ भी बेस पेयर, करीबन 18-19 बेस पेयर लगा देता है। यस और नो? डू रिमेंबर? Yes, sir. बी सेल्स के अंदर है ना, तो वहां पे भी यही एंजाइम था, टर्मिनल ट्रांसफरेज। तो ये दुनिया का अकेला ऐसा एंजाइम है विच डज नॉट रिक्वायर बेस बिफोर प्रायर इंफॉर्मेशन टेम्पलेट टू गेट इनकॉर्पोरेटेड एट 3 प्राइम। इज इट ओके? तो जनरली इसके क्या यूटिलिटी है? इट वर्क ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये किस पे काम करता है जनरली? या तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और 3 ओवरहैंग्स हों आपके, ठीक है ना, तो यानी ओवरहैंग्स निकले हुए, जैसे ये ओवरहैंग हो गया तो इसके बाद यहां पे अगर मान लीजिए 5 प्राइम पे ओवरहैंग निकला है तो ये 3 प्राइम से उसको फिल इन कर देगा, ठीक है। इसकी एक और क्या खासियत है, मैंने अभी क्या बताया, इट डू नॉट रिक्वायर टेम्पलेट या फिर प्राइमर, ठीक। चलिए इसको किस लिए यूज कर सकते हैं हम? टू एड homopolymeric tail at 3 प्राइम टर्मिनल। तो अगर जैसे आपको याद है आरएनए में अगर आपको पॉली ए टेल ऐड करनी है तो आप इसको यूज कर लो, है ना, ए ऐड करना हो, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे काम कर सकता है। यस और नो? बोलिए। यस सर। है ना, इसका जो फेवरेट एरिया ऑफ वर्किंग है, प्रेफर्ड एरिया, ये कहां काम करना पसंद करता है? इट्स प्रेफर्ड एरिया ऑफ वर्किंग इज प्रोट्रूडिंग, यानी बाहर निकला हुआ 3 प्राइम एंड, ठीक है। जहां भी थोड़ा सा भी 3 प्राइम एंड, जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए है, तो अगर आपका इस तरीके का सैंपल हो, मान लीजिए तो यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये हमेशा इस जगह पे काम करना पसंद करेगा जब थोड़ा सा 3 प्राइम एंड आपका बाहर निकला हो। इज इट ओके? बोलो, समझ में आ गया या नहीं ये चीज यहां तक? हेलो, यहां तक समझ में आ गया? Yes, ओके। इसमें एक और चीज है कि ये प्रोट्रूडिंग एंड पे काम करना पसंद करता है, बट इट कैन ऐड 3 प्राइम ब्लंट एंड पे भी, बट नॉट एफिशिएंटली।
इसका मतलब आप समझे? यानी कि जब भी डीएनए आपका इस तरीके का होगा, बराबर 5 प्राइम जितना निकला हुआ है उतना ही इस साइड में 3 प्राइम निकला हुआ है, जितना 5 प्राइम निकला हुआ है, सॉरी इधर 3 प्राइम निकला हुआ है उतना ही इधर 5 प्राइम निकला हुआ है। यानी कि ये इस जगह पे भी ऐड कर सकता है ब्लंट एंड पे भी, बट उतना एफिशिएंटली नहीं करेगा जितना के आपके प्रोट्रूडिंग या ओवरहैंग, इनको बोलते हैं ओवरहैंग। यानी जब भी कुछ एरिया बाहर को निकला हो उसी को आप स्टिकी एंड बोलते हैं या प्रोट्रूडिंग एंड बोलते हैं या फिर आपका ओवरहैंग बोलते हैं। तीनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, बात एक ही है। एम आई क्लियर? बोलिए। इस एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए कोबाल्ट इज नेसेसरी, और इस एंजाइम की एक खासियत क्या है कि इट इज एब्सोल्युटली मैमेलियन एंजाइम। ये मैमल्स के अलावा और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, और कहां से निकाला जाता है? आइसोलेटेड फ्रॉम